अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सहर तौसीफ़। आई एम हेयर फॉर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक ज़ूलॉजी ज़ू 510। तो चलें फ़ाइल को देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड परसिस्टेंस। यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वर्ड है परसिस्टेंस। तो पहले तो हम देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन का मतलब क्या है। मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि पेस्टिसाइड्स काम कैसे करते हैं। तो अपने मोड ऑफ एक्शन की बेस पे दो तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं, एक होते हैं सिस्टेमिक पेस्टिसाइड्स और दूसरे होते हैं कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स। तो जो सिस्टेमिक पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको तो हम प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं और वो फिर प्लांट्स के टिश्यूज़ में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर जब पेस्ट इन प्लांट्स को एज फीड यूज़ करते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स उनकी बॉडी में चले जाते हैं और इस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और इनको मतलब किल किया जाता है। और एक सेकंड मेथड है, मतलब कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स किस तरह से काम करते हैं। तो इनको तो हम डायरेक्ट मतलब पेस्ट पे ही स्प्रे करते हैं और उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं और इस तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद फिर एक टर्म यूज़ की गई है सेलेक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो किस रेंज तक पेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस बेस पे पेस्टिसाइड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक तो होते हैं सेलेक्टिव और दूसरे होते हैं नॉन सेलेक्टिव। तो जो सेलेक्टिव होते हैं ये किसी स्पेसिफिक वीड, इंसेक्ट या फिर प्लांट पैथोजन के लिए तैयार किए जाते हैं और उसी पर ही जस्ट इफ़ेक्ट करते हैं, दूसरे वीड्स या पेस्ट को ये इफ़ेक्ट नहीं करते। जैसे कि कुछ हर्बिसाइड्स होते हैं, जब इनको स्प्रे करते हैं तो वो जस्ट हर्ब्स को ही किल करते हैं, ग्रासेस को नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है हर्बिसाइड 2,4-D, ये जस्ट ब्रॉडली जो हर्बिसाइड्स हैं उन्हीं को ही इफ़ेक्ट करता है। दूसरी टाइप है नॉन सेलेक्टिव। तो जब इनको स्प्रे करते हैं तो ये तमाम रिलेटेड जो हर्ब्स होंगे या पेस्ट होंगे उनको ये किल कर सकते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोफॉसेट, जब इसे स्प्रे किया जाता है तो वो सारे के सारे ग्रीन वीड्स को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो ग्रासेस हों या फिर वो ब्रॉडलीफ वीड्स हों। और नेक्स्ट इसमें फिर एक टर्म यूज़ की गई है परसिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो वो कितने टाइम तक एक्टिव रहती है, जो पेस्टिसाइड है वो कब तक अपना जो है वो वर्क करती रहती है। तो इसकी बेस पे भी दो तरह के ही पेस्टिसाइड्स होते हैं, एक तो होते हैं रेजिडुअल और दूसरे होते हैं नॉन रेजिडुअल। रेजिडुअल ये वो होते हैं जो कई वीक्स, मंथ्स या ईयर्स तक एक्टिव रहते हैं। जैसे कि कुछ हर्बिसाइड्स हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं अराउंड द रोड गार्ड रेल्स, जो कि रोड गार्ड रेल्स होते हैं जो हाईवेज़ की साइड पे स्टील के बैरियर्स लगे होते हैं, उनको बोलते हैं। तो इसके साइड्स पे हमें कुछ वेजिटेशन को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो एरिया साफ़ और क्लियर रहे। तो वहाँ पे रेजिडुअल हर्बिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जो सालों तक इफ़ेक्टिव रहते हैं और वहाँ पे वीड्स को नहीं उगने देते, जैसा कि उसकी एग्जांपल है DDT। नेक्स्ट जो है नॉन रेजिडुअल, वो वाले होते हैं जो फ़ौरन से मतलब या कुछ वीक से अंदर ही इनएक्टिव हो जाते हैं और उनको वो मज़ीद फिर उनका असर बाकी नहीं रहता और ये मोस्टली किसी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए ही यूज़ किए जाते हैं जो नॉन रेजिडुअल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछा गया है डिफरेंट एनिमल्स की फूड के लिए कहाँ कहाँ से हम प्रोटीन ले सकते हैं। जैसा कि सोयाबीन मील से ले सकते हैं, कॉटन सीड मील से ले सकते हैं, फ़िश मील से भी बनाई जाती है, फीड बनाई जाती है। फ़िश के जो फ्लैश है उसको कुक करके बनाई जाती है। अब उसके बाद टैंकेज जो है ये भी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये कैसे बनता है, ये एनिमल्स के रेजिड्यू होते हैं, जैसा कि उनके स्टमक हो गया, फूड एक्सेट्रा, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्किम मिल्क होता है, फैट फ्री मिल्क को बोलते हैं, ये भी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्फाल्फा, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि ग्रेजिंग के लिए ग्रो किया जाता है एनिमल्स की फूड एज फूड उसको यूज़ करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन हाइजीन, क्वालिटी एंड मिल्क। तो मिल्क के यहाँ पे बताएंगे हम कि हाइजीन क्या है, मिल्क क्वालिटी किसको बोलते हैं। तो मिल्क कई तरह से अनहाइजीनिक हो सकता है, इसमें डर्ट शामिल हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, या फिर अगर मशीन्स साफ़ नहीं हैं जहाँ पे उनको मिल्क को प्रोसेस किया जा रहा है तो भी मिल्क साफ़ नहीं होगा। अब ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से आती हैं, काऊ को एक डिज़ीज़ हो जाती है, काऊ को एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसे हम मैस्टाइटिस बोलते हैं और इसके क्योर के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि मिल्क के साथ फिर रिलीज़ हो जाती हैं और मिल्क में ही शामिल हो जाती हैं, उसको अनहाइजीनिक बनाती हैं। तो ऐसे मिल्क को या तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर कुछ कंपनी उसको कम प्राइस पे ले लेती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क कंपोजिशन कैसा होना चाहिए मिल्क। तो जो एक लॉ बनाया गया, इंटरनेशनल लॉ बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग तो इसमें फ़ैट होना चाहिए 3.6% मस्ट होना चाहिए, और SNF होना चाहिए 8.5%। SNF का मतलब होता है सॉलिड्स नॉट फैट, यानी फैट्स के अलावा जो बाकी सॉलिड्स हैं उनमें विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, वो होने चाहिए 8.5%। उसके बाद मिल्क कंपोजिशन का बताया गया कि ये वेरी करती है, डिफरेंट ब्रीड्स में डिफरेंट होती है इसकी कंपोजिशन। जैसा कि जर्सी काऊ में सबसे ज़्यादा फ़ैट जो होता है और उसमें SNF भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा मिल्किंग टाइम भी इफ़ेक्ट करता है जैसे कंपोजिशन पे। जैसा कि जब मिल्किंग स्टार्ट करते हैं तो जस्ट उसमें 1% फ़ैट होता है मिल्क में, लेकिन लास्ट पे जब हम पहुंचते हैं मिल्किंग कर रहे होते हैं जब, तो फिर फ़ैट जो वो 10% तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूबोनिक प्लेग किसको बोलते हैं, ये क्या चीज़ थी। ये असल में एक आउटब्रेक था, ये एक बीमारी थी जो पूरी दुनिया में फैल गई थी ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। यूरोप में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल इससे इफ़ेक्ट हुए थे। अब ये किस तरह से फैली थी, हुआ ये था कि रोडेंट्स जो होते हैं जैसे रैट्स हो गए, और इनमें जो गिलहरी होती है स्क्विरल्स, इनमें एक फ्लीज़ इनके जिस्म पे पाया जाता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज़म, उनके अंदर बैक्टीरिया से ये बीमारी शुरू हुई थी। और फिर जब ये रोडेंट्स को इस बीमारी ने इफ़ेक्ट किया तो वो रोडेंट्स की तादाद कम होने लगी, वो मरने लगे। तो ये जो फ्लीज़ थे फिर ये फूड कम होने की वजह से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो गए, और ये फिर बीमारी जो है ये इस तरह से ह्यूमन में आई, और मतलब काफ़ी हद तक जो है वो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोक्यूमुलेशन किसको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है, बायोक्यूमुलेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स के फ़ैट में केमिकल्स का जमा हो जाना। अब ये केमिकल्स किस तरह से आते हैं, जैसे हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे, तो वो प्लांट्स में अब्जॉर्ब होते हैं केमिकल्स, और दैन फिर उन प्लांट्स को जब एनिमल्स यूज़ करते हैं तो उनके जिस्म में भी ये केमिकल्स जमा हो जाते हैं। मतलब इनकी एक्यूमुलेशन ग्रेजुअली होती रहती है। अब जैसा कि पेस्टिसाइड्स वगैरह और ये चीज़ें जो हैं, अब जब ऑर्गेनिजम्स इस सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करते हैं ना, तो कैटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में उतनी तेज़ी से इसको लॉस्ट नहीं कर रहे होते, इसी वजह से फिर ये उनकी बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोनोगैस्ट्रिक एंड पॉलीगैस्ट्रिक। मोनोगैस्ट्रिक एंड पॉलीगैस्ट्रिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। जो मोनोगैस्ट्रिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें स्टमक जो होता है वो सिंगल चैम्बर्ड होता है, सिंपल स्टमक होता है। जबकि जो पॉलीगैस्ट्रिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें चैम्बर्ड स्टमक होता है, जैसे कि 4 चैम्बर्स होते हैं या इससे ज़्यादा चैम्बर्स हो सकते हैं। ये रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है। तो मोनोगैस्ट्रिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जांपल्स में आती हैं ह्यूमन, डॉग एंड पिग। जबकि जो पॉलीगैस्ट्रिक हैं उनकी एग्जांपल्स में आती हैं शीप, गोट एंड काऊ। अब ये जो रोमिनेंट्स हैं जिनमें पॉलीगैस्ट्रिक स्टमक होता है, इनमें जो चैम्बर्ड या कॉम्प्लेक्स स्टमक होता क्यों है। इन एनिमल्स ने असल में प्लांट फूड लेनी होती है जो कि हाई सेलुलोज फूड होती है, और फिर इसकी जो केमिकल डाइजेशन से पहले इन्हें फर्मेंटेशन करनी पड़ती है इसकी। तो फूड की ये जो फर्मेंटेशन होती है ये इनके स्टमक का फर्स्ट पार्ट, जिसे फ्रंट स्टमक भी बोलते हैं, उसमें होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। फिर ये जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जब इनकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ये फूड को अगेन माउथ में लेके जाते हैं। तब ये फूड एक बॉल की शक्ल में होती है जिसे हम कर्ड बोलते हैं। इसे अगेन चबाया जाता है कर्ड को, और फिर इसे इस तरह से जो प्लांट मैटर होता है ना वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह से जो फर्दर प्लांट मैटर का ब्रेक डाउन होना होता है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है इसे बोलते हैं रूमिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कॉमन पेस्ट कंट्रोल फैक्टर्स जो हैं। तो इनमें नेचुरल कुछ फैक्टर्स के नाम बताए गए हैं कि जिनकी वजह से पेस्ट जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है विंड, दूसरे पे आ जाता है टेम्परेचर, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो होते हैं वो इसको पेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा ह्यूमिडिटी और रेन जो है इनसे भी पेस्ट कंट्रोल होते हैं। रिवर, लेक्स और माउंटेन्स तो वैसे ही बैरियर के तौर पे काम करते हैं कि इनसे पास ऑन होके गुजर के जो है वो पेस्ट आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, इस तरह भी उनकी पॉपुलेशंस कम हो जाती हैं। उसके बाद पैथोजेंस और प्रीडेटर्स जैसा कि बर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी इन पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। या फिर फूड सप्लाई अगर कम हो जाती है पेस्ट की किसी वजह से किसी इकोसिस्टम में, तो फिर इस तरह से भी पेस्ट की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा कल्चरल कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम जो क्रॉप्स होती हैं उनको ऑल्टरनेट करते हैं, नेक्स्ट क्रॉप किसी और किस्म की लगाते हैं, तो उससे भी पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट क्रॉप जो होती है वो उसी स्पेसिफिक पेस्ट की फूड नहीं होती।
उसके बाद नेचुरल एनिमीज़ जो होते हैं वो भी यही बर्ड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, मॉथ्स वगैरह, बटरफ्लाइज, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी पेस्ट को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उनके लार्वास वगैरह को। उसके अलावा जेनेटिक कंट्रोल के जेनेटिकली ही पेस्ट में कुछ ऐसी आहिस्ता आहिस्ता से वेरिएशंस आने लग जाती हैं कि किसी कुछ टाइम के बाद किसी ख़ास क्रॉप पे या किसी ख़ास जगह पे इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह से नेचुरल केमिकल कंट्रोल के कुछ हम ऐसी क्रॉप्स लगा देते हैं कि जिसमें जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या उनकी पॉपुलेशंस को बढ़ने नहीं देते। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड्स का। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन का मतलब क्या है? ये वो पेस्टिसाइड्स हैं, जब हमने पेस्टिसाइड्स को क्रॉप्स के लिए यूज़ करना शुरू किया था तो तब उनको फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स बोलते थे। फिर उनकी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई तो सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स बना लिए गए, उसके बाद थर्ड बनाए गए और फिर फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड्स बनाए गए। तो जो फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स थे वो इनऑर्गेनिक थे और वो टोटली केमिकल्स थे। उनमें हैवी मेटल्स शामिल थी जैसे आर्सेनिक, कॉपर और लेड, और ये जो ह्यूमंस और एग्रीकल्चरल प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पेस्ट थे उन्होंने इन पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और ये पेस्टिसाइड्स बिल्कुल यूज़लेस हो गए और उन पेस्ट पे बिल्कुल असर नहीं करते थे। तो फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स बनाए गए और ये क्या थे? ये ऑर्गेनिक केमिकल्स थे जिनको ऑर्गेनो क्लोरीन्स बोलते हैं और इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूज़ करना शुरू किया गया था। इनकी सिंथेसिस मोस्टली जो है वो पेट्रोलियम से की जाती थी और इनका जो मोड ऑफ एक्शन था वो अननोन था, मतलब पेस्ट को किल तो कर देते थे पर ये नहीं पता था कि ये पेस्ट में क्या ऐसी चेंजेस लाते हैं। अब इनमें एक वर्स्ट चीज़ क्या थी कि ये बायो एक्यूमुलेटेड थे और बायो मैग्निफिशेंट थे, मतलब कि ये जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज़ में आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जाते थे। जो उन प्लांट्स और एनिमल्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उन सब ऑर्गेनिजम्स के जिस्मों में ये जमा होते जाते थे। फिर इनके अगेंस्ट भी पेस्ट ने जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और इन पेस्टिसाइड्स का भी फिर कोई असर नहीं होता था पेस्ट पे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन लाई गई जो कि थी थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स। ये थे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स थे और इनकी अच्छी बात ये थी कि ये लेस परसिस्टेंट थे, मतलब ये एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक नहीं रहते थे बल्कि डीग्रेड हो जाते थे। मगर इनका एक वर्स्ट इफेक्ट ये भी था कि ये अक्यूट किस्म के, बहुत शदीद किस्म के जो है वो नर्व टॉक्सिन्स थे जो डेवलपिंग एनिमल्स के नर्व टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे। और इनकी जो लो डोज थी ना वो भी ऑर्गेनो क्लोरिन्स की मुकाबले में, मतलब जो सेकंड जनरेशन वाले पेस्टिसाइड्स थे उनसे ज़्यादा लीथल थी इनकी लो डोज भी। इसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड्स आए। ये काफ़ी हद तक जो है ना बाकी तीनों से कम डेंजरस हैं, वो इस सेंस में कि ये डायरेक्ट किलर नहीं है बल्कि पेस्ट की लाइफ साइकिल में किसी एक स्टेज को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि लार्वल स्टेज हो गई उनको। तो इस तरह से फिर मतलब लेकिन इनका जो वो हेल्थ रिस्क की तो ये भी इस तरह से थे कि ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स थे, मतलब कि एनिमल्स और ह्यूमंस के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है ऑर्डर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा के बहुत से ऑर्डर्स हैं और डिफरेंट ओपिनियंस के अकॉर्डिंग 29 to 32 ऑर्डर्स इसके हैं, जिनमें यहाँ पे 4 ऊपर दिए गए हैं, उसके अलावा नीचे भी कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप इनमें से कोई से जो इजी लगे 4 to 5 विद 1 एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का पेस्ट रेजिस्टेंस। तो द इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी, जिसका एब्रीवेशन है CIRAC, इसके अकॉर्डिंग जो पेस्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी गई है वो इस तरह से है कि अ हेरिटेबल चेंज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रिपीटेड फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट to achieve the expected level of control when used according to the label recommendation for the pest species। अब इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास कोई भी पेस्टिसाइड है उसकी बॉटल होती है, उसके ऊपर एक लेबल लिखा होता है जिसमें डोज़ दी जाती है कि इतनी डोज़ हमने स्प्रे करनी है। तो अगर हम उतनी डोज़ भी स्प्रे कर रहे हैं उसके बाद भी हम पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि पेस्ट जो है उसने रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर ली हुई है अपने अंदर उस पेस्टिसाइड से और वो बिल्कुल जो है वो यूज़लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ है? इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि हम ऐसी अप्रोच जो है उसको यूज़ करें जिससे पेस्ट को कंट्रोल करते हुए हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो।
तो इसके लिए फिर डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं और उन अप्रोचेज़ में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले तो कंट्रोल बेस्ड ऑन पेस्ट लाइफ साइकिल एंड इकोलॉजी, मतलब हमने पेस्ट को इसके लाइफ साइकिल के किसी स्पेसिफिक स्टेज पे कंट्रोल कर लेना होता है, जैसा कि लार्वल स्टेज होगी हम उसको उसी पे ही कंट्रोल कर लें। उसके बाद फिर सेकंड बताया गया कि जो कंट्रोल एजेंट होता है वो मे बी कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और कोई केमिकल भी हो सकता है, और उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिर ये कि किसी एक पेस्ट की जो स्पेसिफिक हो तो वो मतलब इकोसिस्टम को पूरे को डिस्टर्ब ना करे। जो हमारी अप्रोच है वो किसी एक पेस्ट के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए और वो एक ही पार्ट को मैनिपुलेट करे या डिस्टर्ब करे। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पेस्ट से प्रोटेक्शन हमें दे, हम ऐसी अप्रोच यूज़ करें कि वो हमें पेस्ट से प्रोटेक्शन दे। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, जिसमें लाइफ साइकिल्स जो हैं वो पूछे गए हैं इंसेक्ट्स के। ये अलग अलग से भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट तो एग होता है, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो एग होती है, और बताया गया है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे एग देते हैं, जैसा कि ग्रास हो गया, दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं उनकी बॉडीज़ पे, उसके अलावा ड्राई प्लेस पे, वुड पे, मीट पे। और ये बहुत रेयर होता है कि फ़ीमेल एग्स को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कैरी करें। ये एग्स देती हैं और फिर उनमें से न्यू इंसेक्ट्स निकलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लार्वल स्टेज। ये लार्वा जो होता है ये वॉर्म की शक्ल में होता है, मोस्टली विद लॉन्ग बॉडी एंड मैनी लेग्स। और इन लार्वास को हम ईटिंग मशीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी वेट से भी ज़्यादा जो है ना उसको वो खाते हैं, और ये लार्वा जो है वो ट्रीज़, क्रॉप्स, फ्रूट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसा कि सिल्क वॉर्म है वो इंसेक्ट का लार्वा ही है जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा फिर आ जाती है थर्ड स्टेज जो कि प्यूपा स्टेज है। तो लार्वा ही अपने जो अराउंड है ना एक कवरिंग या कोटिंग बना लेता है, जिसको फिर हम इस स्टेज पे हम इसको फिर प्यूपा बोलते हैं। ये ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। तब ये इस स्टेज पे ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहे होते और खा पी भी नहीं रहे होते, मगर अंदर से इनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं और इन चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है एडल्ट स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है। तो प्यूपा में से हेच होने के बाद, प्यूपा में से निकलने के बाद बिल्कुल जो इंसेक्ट होता है वो एडल्ट फॉर्म में होता है, और इसकी मतलब सिंगल बॉडी होती है विद 3 बॉडी सेगमेंट्स, हेड और एब्डोमन एंड थर्ड वाला जो उसका पार्ट होता है, और उसके बाद इसके विंग्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है निम्फ। ये जस्ट उन इंसेक्ट्स में होती है जिनमें लार्वा नहीं बनता, मतलब एग से डायरेक्ट निम्फ बन जाता है और निम्फ के बाद फिर एडल्ट बन जाता है। तो जो निम्फ होता है वो असल में एक स्मॉल एडल्ट ही होता है विद इनकम्प्लीट विंग्स, वही ग्रो हो के बाद में जो है वो एडल्ट बन जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ बम्बल फुट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बम्बल फुट डिज़ीज़ है, BUMBLE। तो ये हैंड्स में होती है, और होता ये है कि हैंड्स के जो फुट होते हैं वो अगर इंजर्ड हो जाएं किसी वजह से, तो वो फिर इंजरी की वजह से इन्फेक्शन आ जाता है उसमें और ये बीमारी हो जाती है उनको। तो उसका ट्रीटमेंट बस पूछा गया है। तो वो स्टेप्स में हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले फुट को जो है वो वार्म वाटर में एप्सम सॉल्ट्स डाल के तो उसको सोख करते हैं, थोड़ी देर भिगोते हैं। उसके बाद फिर अल्कोहल से ज़ख़म को डिसइंफेक्ट किया जाता है, और अगर स्किन ओपन हुई है तो फिर उसका जो ज़ख़म होगा उसमें से पस को रिमूव करते हैं, ड्रेन करते हैं पस को। उसके बाद उसका जो कैविटी सी बन जाती है वो फ्लश, उसका जो स्किन है वो डिज़ोल्व होने की वजह से कैविटी सी बन जाती है, तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हम क्लीन करके तो फिर उसमें हम मतलब उसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, उस कैविटी को पैक कर देते हैं किसी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के साथ, कोई दवाई मेडिसिन लगा के, और उसके बाद फिर फुट को जो है वो रैप कर दिया जाता है गाज और इलास्टिक जो बैंडेज है उसके साथ पट्टी वगैरह कर दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैक ऑफ इंसेक्ट्स। अब ये लैक क्या चीज़ होती है, ये एक रेजिन होता है जो कि लैक इंसेक्ट की बॉडी में से एक्सक्रीट होता है। और जो लैक कल्चर किसको बोलते हैं, इसी लैक इंसेक्ट को पालना जो है ना वो लैक कल्चर कहलाता है। ये बहुत कॉमन है इंडिया में और थाईलैंड में काफ़ी कॉमन है, और इसके जो होस्ट प्लांट होते हैं जिन पे ये रहता है वो होते हैं कोसम, रंजीनी और बर्ड ट्रीज़ वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म यूज़ हुई है इनऑक्यूलेशन, वो इसमें यूज़ हुई है। तो अब इनऑक्यूलेशन का क्या मतलब होता है, जो लैक कल्चर जब करते हैं तो जो इसके लार्वा होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्लांट पे ही मतलब उनको पैदा किया जाता है, एक ही प्लांट पे रखते हैं उनके एग्स को, तो वहाँ पे ही वो लार्वा बनते हैं।
लेकिन हमें पता है कि लार्वा जो होते हैं वो ईटिंग मशीन्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फूड चाहिए होती है, तो उन लार्वास को दूसरे प्लांट्स पे ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उसकी जो ट्रांसफ़र होती है ना, उसको हम इनोक्यूलेशन बोलते हैं। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि वो जो मदर प्लांट होता है जिसके ऊपर पहले से लार्वा मौजूद हैं, उनकी जो ब्रांचेज़ होती हैं वो 20 to 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग जो ब्रांचेज़ हैं ना, उनको कट करके तो किसी न्यू प्लांट के अंदर प्रोपिगेट कर देते हैं, न्यू प्लांट के साथ उनको अटैच कर देते हैं। इस तरह जो लार्वाज हैं वो डिस्टर्ब हुए बगैर दूसरे प्लांट पे जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ जाके फिर ये इंसेक्ट्स बनते हैं और ये फिर जो है वो रेज़न प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बायोमैग्नीफिकेशन। तो ये जो टर्म है बायोमैग्नीफिकेशन, ये बायो एक्यूमुलेशन से ही रिलेटेड है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना या बढ़ जाना। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट्स रेजिड्यूज एट हायर कंसनट्रेशन दैन द ऑर्गेनिजम्स दे कंज्यूम, कि मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में किसी केमिकल की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बजाय उसके कि जिस ऑर्गेनिज्म के लिए इस केमिकल को यूज़ किया गया उसकी अपनी बॉडी में कम होती है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इसको बायोमैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मतलब ये इस तरह से कि जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जब वो रेन वाटर के साथ रिवर्स या लेक्स में जाते हैं तो वहाँ पे ये इनवर्टिब्रेट्स की बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये वाले जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं फिशेस इनको कंज्यूम करती हैं और इस तरह से उनकी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं और दैन बर्ड्स इन फिशेस को खाते हैं, जिस तरह से फिर बर्ड्स की बॉडीज़ में ये चले जाते हैं। और बर्ड्स जो होते हैं वो फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पर होते हैं, तो उनकी बॉडीज़ में इन टॉक्सिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिजम्स फॉर विच दीज आर यूज्ड। इसलिए फिर इस टर्म को बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोला जाता है और ये सीरियस हेल्थ रिस्क भी काज करते हैं, तो इसलिए ऐसे बायो एक्यूमुलेंट या फिर बायो मैग्नीफाइंग एजेंट्स जो हैं उनको मार्केट से रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सॉल्युबल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। जस्ट कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर में होते हैं, तो हमने जस्ट उनकी एग्जांपल्स देनी है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं, थायामीन, राइबोफ्लेविन और बायोटिन, विटामिन B6, B12, फोलिक एसिड, ये सब जो हैं वो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स या विटामिन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिक्योरिटी। हम अपने बर्ड्स को डिजीज़ से कैसे बचा सकते हैं और अगर डिजीज़ होती है तो इसकी ट्रांसमिशन को रोकना ताकि ये मज़ीद नहीं फैले, तो ये कहलाता है बायोसिक्योरिटी। और ये डिजीज़ फैलती कैसे हैं? थ्रू वेक्टर्स इन डिजीज़ को लेके जाते हैं। अब वेक्टर क्या चीज़ है? किसी डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए जो भी एजेंट यूज़ हो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। ये ख़ुद तो डिज़ीज़ काज नहीं करते, जस्ट फैलाते हैं डिज़ीज़ को। अब इसमें क्या आ सकते हैं? रोडेंट्स आ सकते हैं जिनमें रैट्स और स्क्विरल्स होती हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, शूज़ से फैल सकती है, कार टायर्स से या फिर शेयर्ड इक्विपमेंट्स से ये बीमारियाँ फैल सकती हैं। अब जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, ये बहुत मतलब डेडली डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, जैसा कि मलेरिया एंड डेंगू। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी एक्सपोजर्स डज़ इट टेक टू मेक योर पॉपुलेशन रेजिस्टेंट। हम लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन्स जो थी वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो गई थी या इनइफेक्टिव हो गई थी, क्योंकि पेस्ट ने उन पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर ली हुई थी। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो कितनी जनरेशन्स तक इफ़ेक्टिव रहता है, उसके बाद वो जनरेशन अपने अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है और वही पेस्टिसाइड कब जो है वो उसका असर ख़त्म हो जाता है और हमें पेस्टिसाइड को चेंज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे एक गेम जो है वो बनाई गई है, पेनिस की एक रैंडम सी गेम बनाई गई है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वर्डिंग यूज़ की गई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सपोज अ पॉपुलेशन टू अ पेस्टिसाइड सेवरल टाइम्स विद मेटिंग इन बिटवीन एक्सपोजर्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई पॉपुलेशन है तो उस पे आपने स्प्रे करना है और उस दौरान उसकी मेटिंग भी होगी और न्यू जनरेशन्स भी आएगी और हर जनरेशन में आपने एक एक स्प्रे करते जाना है। एंड सी हाउ मेनी एक्सपोजर्स इट टेक फॉर रेजिस्टेंट बग्स टू बी बिकम मेजॉरिटी। उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन सी जनरेशन में आके जो बग्स जो हैं जो रेजिस्टेंट हैं, जिन पे असर नहीं हो रहा पेस्टिसाइड्स का, वो ज़्यादा हो गए हैं, वो किस पॉपुलेशन में जाके ऐसा होता है, किस नंबर की पॉपुलेशन में जाके। तो अब जो गेम इसके लिए बनाई गई है ताकि इसको ईज़िली समझा जा सके, उसमें पेनिस को यूज़ किया गया है और पेनिस को पेंट किया गया है। वो किस तरह से? सपोज़ कि हम 60 पेनिस लेते हैं तो हमने 60 पेनिस की वन साइड को पेंट करना है और सेकंड वाली साइड को पेंट नहीं करना, वो वैसे ही रहेगी।
पेंट कैसे करना है, 20 पेनीज़ को येलो कलर का पेंट करना है और 20 पेनीज़ को हमने रेड पेंट करना है और 20 पेनीज़ को हमने ब्लू पेंट करना है। अब ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो येलो कलर का पेंट होगा, येलो पेनीज़ होंगी, वो ये रिप्रेजेंट करेंगी कि ये वो बग्स हैं जिन पे पेस्टिसाइड का असर हुआ और वो मर गए। रेड वाले जो पेनीज़ होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे उन बग्स को जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, जो रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं और उन पे असर नहीं होता पेस्टिसाइड का और वो पॉपुलेशन के अंदर ही रहते हैं। और थर्ड वाले जो ब्लू कलर के पेनीज़ हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे मॉडरेट किस्म के बग्स को, जिन पे थोड़ा बहुत असर होता है, वो मर भी सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं पेस्टिसाइड के स्प्रे के बाद। तो ये 3 कलर्स जब हमने पेनीज़ पे पेंट कर दिए, उनकी जस्ट वन साइड पे पेंट कर दिए, अब उन 60 पेनीज़ को हमने कलेक्ट करना है और हमारे पास उन 60 पेनीज़ के अलावा और भी पेनीज़ मौजूद हैं जिनको हमने कलर्स किए हुए हैं पहले से, येलो, रेड एंड ब्लू, वो हमारे पास अलग पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो 60 पेनीज़ हमने लिए हैं, हमने इनको टॉस करना है। इनको हमने टॉस किया, इनको फेंका ज़मीन पे, उसके बाद हमने इनके कलर्स को काउंट करना है या ऑब्ज़र्व करना शुरू करना है। सबसे पहले तो हम येलो कलर देखेंगे। अब हमने 20 येलो जो थे उनको पेंट किया था, लेकिन सारे के सारे हमें एक्सपोज नहीं होंगे क्योंकि कुछ पेनीज़ ऐसे भी होंगे जिनका येलो कलर का जो पेंट है वो नीचे वाली साइड पे, वो हमें ऊपर नज़र नहीं आ रहा। सब हमने अब वो वाले जो येलो थे, सपोज़ वो 8 थे, 9 थे, 10 थे, जितने भी येलो थे हमने उनको रिमूव कर देना है, बिल्कुल अलग कर देना है उस पॉपुलेशन से। बाकी येलो मौजूद हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद हमें कुछ रेड भी नज़र आ रहे होंगे। रेड वो बग्स होंगे जो रेजिस्टेंट हैं, जो बच गए हैं। अब जाहिर है जो बग्स बच गए हैं तो वो अपनी अगली जनरेशन भी तो बनाएंगे ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर से जो हमने पहले से पेंट करके कॉइन्स रखे हुए थे, हमने वो ऐड करने हैं। अगर हमें रेड 10 नज़र आ रहे हैं और 10 तो एक्सपोज नहीं हुए, वो नीचे वाली साइड पे 10 सपोज़ हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमने बाहर से 10 और ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से हमारे पास 30 रेड उस पॉपुलेशन में आ चुके हैं, 10 हमने उसमें और ऐड कर दिए। उसके बाद हमने ब्लू को देखना है। अब ब्लू जो है उनकी ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। ब्लू ऐसे बग्स हैं जो मॉडरेट हैं, मर भी सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं। अब हमें सपोज़ के 6 ब्लू जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे हमें एक्सपोज नहीं हुए, उनकी नीचे वाली साइड है पेंटेड, तो 6 हमें नज़र आ रहे हैं ब्लू। हमने उनके 2 ग्रुप्स बना लेने हैं, 3 के 2 ग्रुप्स। फर्स्ट वाला ग्रुप जो है जिसमें 3 ब्लू पेनीज़ नज़र आ रही हैं, उनके साथ हमने बाहर से 3 पेनीज़ और ऐड करनी है, लेकिन सारी की सारी ब्लू नहीं ऐड करनी। एक ब्लू ऐड करना है, एक येलो ऐड करना है और एक रेड ऐड करना है। सेम इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप हमारे पास पड़ा हुआ है ब्लू पेनीज़ का, उसके साथ भी हमने बाहर से 3 पेनीज़ ऐड करनी है, एक येलो, एक रेड एंड ब्लू। अब हमारे पास ये जनरेशन जो आई है, ये अब हमारे पास जो पॉपुलेशन आई है, इसकी बिल्कुल जो है वो नंबर्स चेंज हो चुके हैं रेड, येलो एंड ब्लू के, और इसमें रेड अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि पहले 20 थे अब 30 हो चुके हैं। अब अगेन हम इसको टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद सेम प्रोसीजर होगा, हमने येलो को रिमूव करते जाना है और रेड जितने शो होंगे उनको हमने और उतने ही ऐड करते जाने हैं, और ब्लू के साथ भी हमने वैसा ही करना है ग्रुपिंग करके। तो इस तरह 3, 4 या 5 जनरेशन्स के बाद हमें बहुत ज़्यादा रेड नज़र आएंगे, क्योंकि हर बार उसमें और रेड ऐड होते गए और येलो जो हैं वो रिमूव होते गए। तो कुछ जनरेशन्स के बाद जब रेड काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आना शुरू हो जाएं और येलो और ब्लू बिल्कुल बहुत कम रह जाएं, तो हमने तब तक देखना है कि अब तक हम कितने टॉस कर चुके हैं। मे बी कि हम 5, 4, 6 टॉस कर चुके हों, तो वो टॉस रिप्रेजेंट करेंगे कि इतने स्प्रे के बाद ये पॉपुलेशन बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाएगी और ये पेस्टिसाइड इस पर असर बिल्कुल नहीं करेगा और हमें फिर पेस्टिसाइड को चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायो एक्यूमुलेशन, जो कि हम पहले कर चुके हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है एनिमल बाई प्रोडक्ट्स। इसमें हमने ये देखना है कि एनिमल्स से हम मीट और मिल्क के अलावा और क्या चीज़ें ले सकते हैं, जो कि जिसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो बोन्स आती हैं, बोन्स से बटन और ग्लूज़ वगैरह बनाई जाती हैं, और उसके अलावा ये लाइव स्टॉक की फीड में एज अ मिनरल भी यूज़ होती हैं, क्योंकि ये कैल्शियम से बनी होती हैं। उसके अलावा एनिमल बाई प्रोडक्ट में आता है फ़ैट। फ़ैट से क्या चीज़ें बनती हैं, केमिकल्स बनते हैं डिफरेंट, और सॉल्फ बनता है जो कि एक तरह का मिनरल या सॉल्ट होता है जो मेडिसिन में यूज़ होता है। उसके अलावा क्रीम्स बनती हैं, सोप्स और फूड वगैरह। और नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी एनिमल्स से लिए जाते हैं और इनसे मेडिसिन बनती हैं, और उसके अलावा फूड एडिटिव्स बनते हैं, मतलब फूड सप्लीमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कोलेजन। कोलेजन जो होता है ये मसल्स में पाया जाता है एनिमल्स के, और इस कोलेजन को एज अ बाई प्रोडक्ट लेके तो हम ग्लू और जेलेटिन वगैरह बनाते हैं इससे। नेक्स्ट फिर है इंटेस्टाइनल एंड स्टमक टिश्यूज़। तो ये तो एज अ मीट भी यूज़ होते हैं,
एडिबल होते हैं, और उसके अलावा ये सर्जिकल सूटर्स यानी कि जो थ्रेड्स होते हैं स्टिचेस लगाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्ट्रिंग्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, और कुछ स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। और एनिमल बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्यूबोनिक प्लेग, और ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जस्ट इसमें बैक्टीरिया का ही बताया है जो कि इस डिज़ीज़ को काज करता है। तो उसका नाम है यर्सीनिया पेर्टिस, और इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम्स में जो चीज़ें आती हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्यूबोज जो होता है ये एक तरह की पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है जो कि थाइज़, नेक और आर्मपिट एरिया में होती है। वैसे तो अब इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया गया है बाय स्पेशल मॉनिटरिंग, और ड्यूडेंट्स जो इनको काज करते थे, जिनकी फ्लीज़ इस बीमारी को काज करती थी, तो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके उनको कम करके भी इस डिज़ीज़ पे अब काबू पा लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मिल्क कंपोजिशन। तो एवरेज जो मिल्क कंपोजिशन है उसमें मेन चीज़ के पानी तो इसमें 87.5% होता है, और उसके अलावा जो इसमें मिल्क सॉलिड्स होते हैं वो 12.5% होते हैं। अब ये जो सॉलिड्स में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सबसे पहले तो फ़ैट है वो 3.8% होता है, और जो सॉलिड्स नॉन फैट होते हैं वो 8.7% आते हैं, और उन नॉन फैट सॉलिड्स में ही लैक्टोज है 4.6%, प्रोटीन है 3.1, और नॉन प्रोटीन जो है वो 0.2% है, और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो 0.8% है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्लांट्स पैथोजेंस। तो पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स में है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, नेमाटोड्स, फाइलोप्लाज्मास, और ये सब जो हैं ये प्लांट्स के पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये क्या चीज़ है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो अप्रोचेज़ यूज़ करना जो कि मतलब रिलाई करती हों ऑन अ कम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस प्रैक्टिसेस। मतलब कि हम जस्ट सिर्फ केमिकल्स को ही यूज़ नहीं करते जाएं, बल्कि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अप्लाई करें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कि जो ज़्यादा हार्मफुल ना हो एनवायरनमेंट के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इन अप्रोचेज़ में, कौन कौन सी अप्रोचेज़ आ सकती हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले तो आती है सेलेक्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। मतलब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए किसी स्पेसिफिक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा टाइमिंग, स्प्रे की टाइमिंग कि हमें किस टाइम पे स्प्रे करना चाहिए, और मतलब जब जो हमारा पेस्ट है वो किस स्टेज पे है उस स्टेज के अकॉर्डिंग हमें स्प्रे करनी चाहिए। उसके अलावा नंबर 3 इकोनॉमिक्स, मतलब हमें इकोनॉमिकली वो हमारे लिए अफोर्डेबल हों ऐसे पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ करने हैं और उतनी अमाउंट में यूज़ करने हैं। दूसरा ये कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उनका ज़्यादा सीवियर ना हो, वो हमारे डिस्टर्ब ना करें हमारे इन्वायरमेंट को। और नंबर 5 के ये जो रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी मतलब फ़ॉलो कर रहे हों, उन रूल्स को फॉलो कर रहे हों जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो ये होती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि वाई प्रैक्टिस IPM, मतलब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, वो जैसे कि पहले ही बता दिया गया है कि मतलब हम वो तरीके यूज़ करते हैं जो हमारे हम मतलब हेल्दी हों, एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करें और मतलब मनी सेविंग भी हों, और इसके अलावा ये पब्लिक पर भी अच्छा इम्पैक्ट डालें। तो ये चीज़ें जो हैं इस वजह से हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो तो रिपीटेड हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। द मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन prevent rather than reactive approaches to pest management by increasing biodiversity and creating habitat for natural enemies. Land managers can boost natural pest control services, and reliance on pesticides in ecology is the ecological pest management. इसका मतलब ये है कि जो इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है वो ये कि किसी तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए बाय इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी एंड क्रिएटिंग हैबिटेट फॉर नेचुरल एनिमीज़, के मतलब हम ऐसा हैबिटेट बनाएं कि पेस्ट के नेचुरल एनिमीज़ ही उनको किल करें, हमें केमिकल्स का कम से कम यूज़ करना पड़े, मतलब और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करें। ये मकसद होता है इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा।
तो ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स हाईली सक्सेसफुल होते हैं इन लैंड एंड मेराइन हैबिटेट, दोनों में ये होते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो सेगमेंटेड होती हैं और सीलोमेट होते हैं, मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको सीलोम बोलते हैं। उसके अलावा इनका एक्सोस्केलेटन होता है। नंबर 2, ये टेगमेटा, मतलब बॉडी में इनके सेगमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 3, मोल्टिंग होते हैं और एक्डाइसिस इनमें पाया जाता है। एक्डाइसिस का क्या मतलब होता है? शेडिंग ऑफ द आउटर क्यूटिकल, ये अपने आउटर क्यूटिकल को हटाते रहते हैं। उसके बाद इनकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हेमी मेटाबोला हैं और कुछ होलो मेटाबोला हैं। अब ये हेमी मेटाबोला का क्या मतलब होता है? इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब एग, निम्फ और एडल्ट होता है जस्ट। और जो होलो मेटाबोला होता है उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, एग के बाद लार्वा बनता है, देन प्यूपा बनता है और उसके बाद फिर एडल्ट बनता है। और इनका एक करेक्टरिस्टिक्स है कि ये सेफलाइजेशन होती है इनमें, मतलब इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी डेवलप होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आंट्स की जो स्मेल की सेंस होती है वो बहुत तेज़ होती है। उसके बाद इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब हीमोलिम्फ। इसमें ब्लड जो होता है वो हार्ट से डायरेक्ट बॉडी कैविटी में जाता है, वेसल्स नहीं होती इनमें, और इनका ब्लड जो होता है वो भी लिम्फ कहलाता है। उसके बाद इनका एक करेक्टरिस्टिक्स है कि इनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इनमें लंग्स नहीं होते, बल्कि इनके एक्सोस्केलेटन में कुछ स्पाइरेकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट एयर को ट्रैकिया में भेजते हैं और वहाँ से फिर ये बॉडी टिश्यूज़ में जाती है। नेक्स्ट इनका एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये असल में इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये वेस्ट को कलेक्ट करके गट में डालते हैं और फिर लास्ट में बताया गया है कि इनमें हर तरह का पैरासाइटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रिपीटेड है और उसके बाद फिर पूछा गया है लेग सेगमेंट्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स में ये जॉइंट्स बहुत क्लियर होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है लेग्स का कि ये जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनको डैमेज होने से बचाती हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई। तो इसमें हमने जस्ट नेम्स इनके याद करने हैं, कुछ आप इनमें से कर सकते हैं। माउथ पार्ट्स जो हैं जैसा कि फल्सियम है, क्लाइपियस है, रोस्ट्रम है, स्टाइप्स है, उसके अलावा मैक्सिलरी पेल्प होता है, लेब्रम होता है और सूडोट्रैकिया होता है। इनमें से आप कोई से जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर और बॉर्न डिजीज़, मतलब कौन से वेक्टर्स जो होते हैं वो कौन सी डिजीज़ काज करते हैं। जैसे कि जो डेंगू है वो मॉस्किटो से फैलता है, जो टाइफस है वो रोडेंट्स उसको फैलाते हैं, और एस्थिमा कॉकरोच से, ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो फ्लीज से, और जो स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं वो लाउस से फैलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो अगर कंप्लीट लाइफ साइकिल हो उनका तो फिर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ये चारों उनमें होते हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू कंट्रोल वीड्स। तो वीड्स को कैसे कंट्रोल करना होता है, हम इनको कल्चरल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इनकी मॉबिंग करके, यानी इनको कटिंग करके, और उसके अलावा ग्रेजिंग का मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो अगर क्रॉप्स में वहाँ पे वो वीड्स को खा लें तो इस तरह से भी वीड्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। उसके अलावा ओवर सीडिंग, मतलब हम अपनी जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उन क्रॉप्स की सीड्स अगर हम ज़्यादा डाल दें तो भी जो वीड्स होंगी वो कम ग्रो करेंगी। उसके अलावा फिर इम्प्रूव्ड फर्टिलिटी, मतलब हम सॉइल को अगर ज़्यादा फर्टाइल रखेंगे तो उसका भी फ़ायदा ये होगा कि क्रॉप हमारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो वीड्स होंगी वो कम उग पाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन में जो सोर्सेज हैं वो प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी, ये दोनों ही प्रोटीन के सोर्सेज हैं। उसके बाद आ जाता है वेक्टर बाइटिंग एक्टिविटीज़। इसमें असल में ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से वेक्टर्स किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइटिंग। जैसा कि जो नॉकटर्नल होते हैं वो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बाइट करते हैं, और जो डायर्नल होते हैं वो दिन के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके अलावा क्रीपस क्यूलर भी होते हैं जो ट्वीलाइट में, मतलब कि डिम लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोजेनी एंड एन ऑटोजेनी। तो ये दोनों क्या टर्म्स हैं। स्टार्ट में तो जो यहाँ पे लिखी गई है ये स्टार्ट में इस फिनोमेना को पेश किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर क्रिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इस फिनोमेना को तब ऑटोजेनी का नाम दिया गया था, मगर जब हम ये दो टर्म्स एक साथ में यूज़ करते हैं ऑटोजेनी एंड एन ऑटोजेनी, तो यहाँ पे फिर ऑटोजेनी का मतलब ये लिया जाएगा कि जब कोई इंसेक्ट फीमेल को
एग्स को ले करने के लिए किसी स्पेशल फूड की ज़रूरत ना हो, मतलब उसकी बॉडी में जब एग्स बन रहे हैं तो उसको कोई स्पेशल फूड नहीं चाहिए, तो इस फिनोमेना को हम जो है ऑटोजेनी कहते हैं। एग्स जो हैं वो स्पेशल किसी फूड के भी मेच्योर हो जाते हैं। इसके बरक्स कुछ जो इंसेक्ट फीमेल्स होती हैं उनमें एग्स को ले करने के लिए या उनको मेच्योर करने के लिए विद इन द बॉडी स्पेशल किस्म की फूड चाहिए होती है। तो इस फिनोमेना को हम एनऑटोजेनी बोलते हैं। और ये जो फूड होती है वो क्या हो सकती है, वो इनवर्टिब्रेट्स का ब्लड भी हो सकता है। अदरवाइज़ जो फीमेल के एग्स होंगे वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे उनकी बॉडी के अंदर। इसके साथ ही हमारी ज़ू 10 की फ़ाइल कंप्लीट होती है। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसमें जो MCQs दिए गए हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस, कीप हेल्पिंग अदर्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।